और चुनाव से पहले ही कांग्रेस का कहीं न कहीं पैच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कांग्रेस में कलह आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागीशा। और बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई चुनावी गहमागहमी पर एक लोकसभा खंडवा और 3 विधानसभा सीटों रेंगाव, जोबट और पृथ्वीपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पार्टियों में कलह शुरू हो गई है। खासकर कांग्रेस दमोह उपचुनाव के नतीजे से उत्साहित है। वो इस चुनाव में भी जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि दमोह जिस तरह से उन्होंने जीता, इसी तरह से ये चारों सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन कहीं ये खुशी और ये इतना ज्यादा जो उनका है कि दमोह जो जीती है उसी तर्ज पर हम ये जीतेंगे, कहीं ये कांग्रेस को लेना डूबे। लेकिन उसमें कलह शुरू हो गई है इन तीनों चारों सीटों पर, खासकर खंडवा सीट को लेकर। यहाँ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। वजह है, अरुण यादव यहां से अपना सिंगल नाम चाहते हैं, जबकि कमलनाथ सर्वे के आधार पर टिकट की बात कर रहे हैं। वहीं बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने यहां से पत्नी के लिए दावेदारी जताकर पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। कांग्रेस में मची इस कलह पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यदि अरुण यादव नाराज होते हैं तो कांग्रेस को कहीं भारी नुकसान न उठाना पड़े, जिस तरह से दमोह में बीजेपी को जयंत मलैया की नाराजगी से उठाना पड़ा। जब वहां के प्रत्याशी जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके हारने के बाद सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि जयंत मलैया के चलते बीजेपी दमोह से हारी है। तो कहीं न कहीं अरुण यादव की ये नाराजगी कांग्रेस को बड़ा नुकसान न पहुंचा दे। आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर किसे टिकट देगी कांग्रेस, अरुण यादव को या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी है जो अपनी पत्नी का वहां से चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें, पूर्व मंत्री अरुण यादव यहां से टिकट मिलना तय मान रहे हैं। यही वजह है कि वे पिछले कई दिनों से लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। जबकि कमलनाथ के इस बयान की सर्वे पर टिकट मिलेगा, साफ हो गया है कि अरुण यादव की दावेदारी फिलहाल पक्की नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन का आधार सर्वे रिपोर्ट होगा। यही मांग बैठक में शेरा ने रख दी है। इससे नाराज अरुण यादव बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक बैठक के लिए विशेष रूप से दिल्ली से भोपाल आए थे। निर्दलीय विधायक शेरा ने दावा किया है कि खंडवा सीट पर यदि कोई सर्वे होता है तो उनकी पत्नी के पक्ष में जिताऊ रिपोर्ट आएगी। ऐसे में पार्टी को उनकी पत्नी को टिकट देना चाहिए। शेरा की पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी करने से यादव नाराज हो गए और यही नाराजगी कहीं कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। और अब क्या कांग्रेस डिसीजन लेगी? आखिर अरुण यादव को ही टिकट मिलेगा या फिर ये जो नाराजगी है वो कांग्रेस को भारी पड़ेगी? आज की बहस इसी पर करेंगे। लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गुलरेज जी की ओर मैं रुख कर रही हूँ। चलिए, गुलरेज जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, राम पांडे जी की ओर रुख कर लेते हैं। पहले राम पांडे जी, हमेशा से कहा करती थी कांग्रेस, दमोह में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कहा कि ये कलहबाजी, ये नाराजगी, ये सब बीजेपी में चलती है, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को कभी नाराज नहीं करती। लेकिन एक चुनाव शुरू होने से पहले एक बड़ा कलह शुरू हो गया खंडवा सीट को लेकर। पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता अरुण यादव चाहते हैं कि उनका सिंगल नाम खंडवा सीट से रहे, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। जी जी, देखिए अंतर कलह, डूबता जहाज, कांग्रेस खत्म, ये डायलॉग तो कांग्रेस के ऊपर चिपका दिए गए हैं। और जब तक मोदी सरकार रहेगी इस तरह के डायलॉग कांग्रेस को सुनना पड़ेंगे। और जहां परिवार होता है, 5 लोगों का परिवार होता है, 10 लोगों का परिवार होता है, वहां भी लोग बातचीत रखते हैं और हर पार्टी में लोग बातचीत रखते हैं। यदि हम ऐसे बात करेंगे तो हर परिवार में और हर पार्टी में अंतर कलह है। अपनी बात रखना, अपनी बात बताना, ये कोई अंतर कलह नहीं होता है। कोई क्यों नहीं आ रहा है? अब जैसे कल की मीटिंग हुई थी तो कई विधायक नहीं गए थे, कई पूर्व मंत्री नहीं गए थे, कई प्रदेश के बड़े बड़े नेता नहीं गए थे। किसको कब बुलाया जाना है ये प्रदेश अध्यक्ष को पता है। प्रदेश अध्यक्ष को ये पता है किसके घर जाकर बात करनी है, किसको अपने यहाँ बुलाना है, किसको 4 बजे का टाइम देना है, किसको 8 बजे का टाइम देना है, किसको दूसरे दिन का टाइम देना है।
जिससे आज बात नहीं हो पाई है उससे कल बात हो जाएगी। कभी कभी ऐसी बातें होती है कि सभी के सामने, ऐसा नहीं है कि 4 लोग खड़े हैं तो चारों के सामने बात कर लें, कभी एक एक से बात की जाती है, कभी चारों से एक साथ बात की जाती है। तो ये तो बातचीत करने का तरीका है। अभी आचार संहिता लगी नहीं है, आचार संहिता कब लगेगी, कोरोना काल चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके बाद टिकट डिसाइड होंगे और कमलनाथ जी ज्यादातर उनका यही प्रयास रहता है कि सर्वे के आधार पर दिया जाए। अरुण यादव जी भी बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो सारी स्थिति परिस्थितियों पर विचार करके, और हमारी पार्टी नहीं, हर पार्टी का उद्देश्य यही रहता है कि जो जिताऊ हो उसको टिकट दिया जाए। तो मतलब अरुण यादव जिताऊ नहीं है। अंतरकलह की तो आप बात ही नहीं कर रहे, सब सफाई पेश की है आपने कि ये अंतरकलह, ये डूबता हुआ जहाज ये बीजेपी में है। बाकी आपने अभी कहा कि सर्वे के आधार पर होगा, यानी कि अरुण यादव जिताऊ प्रत्याशी नहीं हो सकते। इसका मतलब आड़माड़ी मूर्ख है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मोदी को क्यों बना रखा है, आड़माड़ी को क्यों नहीं बना रखा है, उमा भारती को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रखा है, उमा भारती को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रखा है। शिवराज सिंह तो जबरदस्ती उमा भारती जगह आ आप गए। अपनी पार्टी के बारे में बात नहीं करते राम पांडे जी, बस ले दे के आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आ जाते, मतलब आप भी काफी प्रेम करते हैं नरेंद्र मोदी जी से। किसको क्या पद देना है। अभी देखिए 22 विधायक, 28 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में गए। बीजेपी ये ऐसा ना हो कि अरुण यादव जी भी चले जाए। कांग्रेस से जो आए थे बीजेपी में, बीजेपी को लगा कि ये 28 विधायक दमदार हैं, हमारे यहाँ के जो है वो तो नकारा निकम्मे हैं। तो कांग्रेस से जो 28 गए थे, बीजेपी ने उनको टिकट दिया कि नहीं दिया। तो हर पार्टी यही देखती है कि जीतने की संभावना किसकी ज्यादा है। उसमें से भी इनके 9 हारे वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का प्रयास यही रहता है कि जिताऊ को दिया जाए। चलिए राम पांडे जी, आपकी बातों से ये लग रहा है कि अरुण यादव इस लायक नहीं है, मतलब कि वो जीत पाए, वो निर्दलीय प्रत्याशी शेरा जी की पत्नी ही जीत पाएगी। आपकी बातों से तो यही नजर आ रहा है। चलिए नहीं, आपकी बातों से ये लगता है उमा भारती मूर्ख है। नहीं, मैंने तो ऐसा कहा नहीं। आपने कहा कि जिताऊ को हम लोग देते हैं। मूर्ख है, मोदी मूर्ख है, अमित शाह मूर्ख है। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। चलिए राम पांडे जी, केवल आप अकेले समझदार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता समझदार हैं, बाकी पूरी कांग्रेस नहीं। राम पांडे जी बिल्कुल, आप इतना हाइपर मत होइए। मैं सिर्फ इतना सा चाहती हूँ कि अरुण यादव बहुत पुराने वरिष्ठ नेता है, तो उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। जहाज है, कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस अंतरकलह हो गई है। ये 3 डायलॉग से आपके एंकरिंग शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। ऐसा मैंने कहा राम पांडे जी, या मैंने ऐसा शुरू किया? यहीं से खत्म होती, आपकी नहीं। जब दमोह चुनाव हुए थे तब अंतरकलह हुई थी, तब भी उस पर चर्चा हुई थी। देखिए पहली बात तो मेरी है, सुनिए, मैं आपके बारे में कुछ बोलता हूं तो ये मान के चलिए केवल आपको नहीं बोल रहा हूं, संपूर्ण मीडिया को बोल रहा हूं। मीडिया में अंतरकलह है। राम पांडे जी एक सेकंड आप मीडिया पर मत दबाइए। आप या तो मैं आपसे बहस कर लेती हूँ, गुलरेज जी को नमस्कार कर देते हैं। दैनिक भास्कर पर छापा पड़ा, आपने सपोर्ट किया। राम पांडे जी एक सेकंड, राम पांडे जी चलिए, राम पांडे जी की आवाज डाउन कीजिए। गुलरेज जी क्यों रुक कर रहे हैं? छापा पड़ा सच्चाई छापने के लिए। राम पांडे जी आप इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं? अभी तो बात ही नहीं हुई है। सपोर्ट किया क्या आपने? दैनिक भास्कर का समर्थन राम पांडे जी चलिए, गुलरेज जी क्यों रुक कर रहे हैं? ये उनका अंदरूनी मामला है राम पांडे जी, किस पर छापा पड़ रहा है किस पर नहीं, ये हम नहीं देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं दोनों ही पार्टियों की, जयंत मलिया की नाराजगी की। राम पांडे जी एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुनिए पूरी। राम पांडे जी एक सेकंड। एनडीटीवी और जीटीवी में कितनी लड़ाई है? जीटीवी एनडीटीवी की बुराई करता है, एनडीटीवी चलिए राम पांडे जी की आवाज डाउन कर देते हैं। गुलरेज जी की ओर रुक कर रहे हैं। गुलरेज जी आपकी ओर रुक करूंगी। शायद मैंने ये कह दिया कि अरुण यादव नहीं जीत सकते, तो शायद हो सकता है इस बात का बुरा लगा हो, लेकिन कहने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि जयंत मलिया की नाराजगी कहीं न कहीं भारी पड़ी है। ये खुद बयान दिया था जब बीजेपी प्रत्याशी वहां से हारे थे। आपकी ओर रुक कर रही हूं, क्या लगता है ये अंतरकलह क्या भारी पड़ेगी कांग्रेस को, जिस तरह से आप लोगों को दमोह की पड़ी? देखिए मैडम, यदि मैं अभी बिल्कुल भी कहते हैं निष्पक्ष रूप से बात करूं तो मैंने राम भाई को, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको सुना। जो बौखलाहट है ना, ये इसी बात का प्रतिबिंब है कि परिवार कितना ज्यादा बटा हुआ है, परिवार में किस प्रकार से सिर फटोवल चल रही है। तो परिवार का प्रवक्ता बेचारा कोई भी हो, उनकी जगह यदि राम पांडे जी एक सेकंड आप रुकिए, तो आप सुनिए उनकी बात। राम पांडे जी की आवाज थोड़ी सी डाउन कीजिए, गुलरेज जी की आवाज पहले सुन लेते हैं, उसके बाद राम पांडे जी की ओर रुक करूंगी मैं। राम पांडे जी आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा, पहले गुलरेज जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद अब उनकी बातों का जवाब दीजिएगा। कहिए गुलरेज जी।
प्रवक्ता जो होता है ना, वो पार्टी का और संगठन का मुंह होता है, चेहरा होता है। उस चेहरे को आप देख रहे हैं, आपको पूरी पिक्चर दिख जाएगी। अभी हमारे राम भाई जो इतने ज्यादा बौखलाहट पे बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि परिवार में सिर फटोवल चल रही है। और आप मान के चलिए, कोई सी भी पार्टी का प्रवक्ता, उसका कार्य बड़ा मुश्किल होता है। जब ऐसी सिर फटोवल होती है ना, तो सबसे ज्यादा मरण किसी का होता है तो प्रवक्ता को बात रखने में होता है। तो वो बौखलाहट दिख रही है। अब आप ये देखिए कि अरुण यादव जी का ये क्या हो रहा है पता है आपको? ये एक तरह से गैंग वॉर चल रही है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जोड़ी पूरी कांग्रेस पर कंट्रोल करना चाहती है। पहले किसको हटाया गया? पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बड़ी तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अंततोगत्वा वो बाहर आ गए, चाहे अपनी सरकार गिर जाए, लेकिन संगठन पर पूरा के पूरा नियंत्रण करना है। अब कौन बचते हैं? देखिए, सुरेश पचौरी जी को ऑलरेडी ये घर बिठा चुके हैं। एक नाम बचता है अरुण यादव का। अब अरुण यादव को टिकट एक ही शर्त पे मिलेगा, आप मेरी बात मान के चल लीजिए, कि जब वो पूरे घुटने पर बैठ जाएंगे कमलनाथ जी के सामने जाकर या दिग्गी राजा के सामने, तभी उनको टिकट मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शेरा की जो पत्नी है, उनकी दावेदारी क्यों आ रही है? शेरा किसके व्यक्ति हैं? शेरा बेसिकली दिग्विजय सिंह जी के व्यक्ति हैं। दिग्विजय सिंह जी ने उनकी पत्नी का नाम आगे करवा दिया। अच्छा, अरुण यादव समझते हैं कि वह सीट उनका अधिकार है क्योंकि उनके पिताजी की वजह से, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से। तो अब यदि निमाड़ पे भी अपना नियंत्रण करना है, ऑलरेडी अरुण सिंह राहुल भैया को घर में बिठा रखा है, सुरेश पचौरी जी को घर में बिठा रखा है। अब एक निमाड़ वाला ऐसा क्षेत्र बच रहा है कि जहां इन दोनों की पूरी नहीं चल रही है, तो कैसे भी या तो उनको बिल्कुल घुटने पे ला दे या फिर उनका टिकट काट के उनको घर पे बिठा दे। ये चल रहा है इनके बीच में, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। और वैसे भी राम पांडे जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति परिस्थिति बन गई है सब जानते हैं। तो उस स्थिति परिस्थिति का प्रतिबिंब है गुलेश राम जी, पांडे की आप ये बात मान रहे हैं कि जयंत मलिया की नाराजगी की वजह से दमोह उपचुनाव आप हारे, ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि अंतरकलह तो उस समय काफी सामने आया था। देखिए मैडम, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है या कोई पार्टी चुनाव हारती है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उसमें नेताओं की नाराजगी भी एक फैक्टर हो सकता है, अंतरकलह भी हो सकता है, कार्यकर्ता का काम नहीं करना भी होता है। जो एक हाईकमान संस्कृति जो होती है, जिसमें नेता एक व्यक्ति होता है, बाकी उसको कुछ नहीं करना है, वो सब उसके पीछे पीछे घूमते हैं, वह भी एक कल्चर होता है। तो कोई भी जीत के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, हार के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन आप ये जानिए कि जो ये मुक्का होता है ना, तभी चलता है जब सब उंगलियां बंधी होती है। बिल्कुल, लेकिन यदि उंगलियां यूं खुली होती है तो मुक्का नहीं चलता। गुलेश जी, तो लेकिन कांग्रेस की एक उंगलियां ऐसी फॉर्मूला है। आपका दमोह में काम नहीं आया। आपको ये लगता था बीजेपी को कि कांग्रेस से आया हुआ प्रत्याशी ही जिता सकता है बीजेपी को, लेकिन आज हमने दमोह उपचुनाव में बिल्कुल उल्टा देखा। अच्छा, दमोह उपचुनाव में आप नहीं। हारे और अजय टंडन जो प्रत्याशी है वहां से वो जीते। तो हर जगह शायद बीजेपी का ये फॉर्मूला काम नहीं आया कि ठीक है वो 28 विधायक आए, अब ये भी आए हैं तो हम जीत जाएंगे। चलिए राम, कहिए गुलेश जी जल्दी से। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है कि कई बार आपको सेटबैक भी मिलता है, कई बार आपको विक्ट्री भी मिलती है। लेकिन जब संगठन होता है और संगठन चलता रहता है और एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह पार्टी काम करती है, तो आपके प्रोस्पेक्ट अच्छे होते हैं। और इसकी विपरीत स्थिति देखना है तो जंग लगी हुई मशीनरी होती है, तो वो कांग्रेस को देख ले क्या हाल बनते हैं। चलिए राम पांडे जी की ओर रुख करूं। राम पांडे जी, आपने गुलरेज जी की तमाम बातों को सुना होगा, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर क्यों अरुण यादव को टिकट नहीं देना चाहती कांग्रेस, या फिर क्यों सर्वे कराना चाहती? आखिर क्या जरूरत पड़ गई सर्वे की, जब अरुण यादव इतने वरिष्ठ नेता है, दमोह उपचुनाव में भी पूरे टाइम सक्रिय रहे हैं, लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, पूरे टाइम सक्रिय है, वहां वो जाकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो फिर आखिर क्या जरूरत पड़ गई है सर्वे की? जी, आपसे किसने मना किया उनको नहीं दे रहे हैं टिकट? आपके पास कुछ है? आप ही ने अभी कहा राम पांडे जी कि कमलनाथ जी सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, जो जिताऊ हो सकता है, जो जीत सकता है। तो आपको नहीं लगता उनका नाम आएगा? मैं तो बोल रही हूँ ना कि अरुण यादव को नाराज करना ही नहीं चाहिए। नहीं लगता उनका मैं नाम तो नहीं बोल रही आएगा? हूँ, आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। गुलरेज जी को लग रहा है कि अरुण यादव को शायद एक ही शर्त पर टिकट दी जाए, या फिर शेरा जो है वो दिग्विजय के समर्थक है, उनके साथ है, इसीलिए कमलनाथ जी उन्हें टिकट देना चाहते हैं। जी नहीं तो बोला ना कि सर्वे के आधार पर। आप क्या समझती हैं उनका नाम सर्वे में नहीं आएगा? वही। और सबसे बड़ी बात ये, जो हम ये बातें कर रहे हैं, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं।
अभी हमें बातें करना चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, हमें बातें करना चाहिए ये महंगाई कम कैसे होगी, हमें बातें करना चाहिए कि जो जनता मर रही है, कोई भी जीते, कांग्रेस का जीते या बीजेपी का जीते, कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने, ये हमारे देश की और प्रदेश की बेरोजगारी दूर कैसे होगी। इस बात पर हमें चिंता करना चाहिए कि पेट्रोल जो 112 रुपए का हो रहा है वो 30 रुपए का कैसे आएगा। जो बुलेट ट्रेन का उद्घाटन जापान का प्रधानमंत्री 6 साल पहले कर गया था, वो बुलेट ट्रेन कब चलेगी। जो 7 साल से चिल्ला रहे हैं कि 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, काला धन आएगा। जो कांग्रेस नेताओं का इन्होंने प्रचारित किया था विदेशों में काला धन जमा है और उसमें से 15-15 लाख सबको मिलेगा, वो पैसा कब लौट के आएगा। हमें इस बात की चिंता करना चाहिए। जीडीपी जो -23 चली गई थी, माइनस में जो जीडीपी जा रही है वो कैसे बढ़ेगी, आम आदमी की आमदनी कैसे बढ़ेगी, बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी। आज मध्य प्रदेश में कितना असंतोष है, अंतर कलह देखना है तो आप यहाँ देखिए, ऐसा कौन सा वर्ग है जो हड़ताल नहीं कर रहा है। कितना असंतोष है प्रदेश में। कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, नर्सेस हड़ताल कर रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता हड़ताल कर रहे हैं, किसान हड़ताल कर रहे हैं। किसान तो 600 मर गए प्रधानमंत्री की चौखट पर, उस पर न कोई डिबेट न कोई बात, प्रधानमंत्री जी क्या मर गए। आज जमाखोरी के कारण प्रधानमंत्री ने यह कानून पास कर दिया, महंगाई उसके कारण बढ़ रही है। जो देश की मूलभूत समस्या है, सरकार किसी की भी बने, अरुण यादव जीते या बीजेपी का जीते, अल्टीमेट ये लोग करेंगे क्या। कोई भी जीतेगा, कोई भी सांसद बनेगा, कोई भी विधायक बनेगा, इनको काम क्या करना है, इनको जनता के लिए काम करना है ना, इनको जनता की आमदनी बढ़ाना है ना, इनको जनता की सुविधाएं बढ़ाना है, इनको जनता के लिए बिजली सड़क पानी की व्यवस्था दूर करनी है ना। बिजली के बिल कितना आ रहा है, अब 10-10 गुना, 10,000, 20,000, 50,000 तक बिजली के बिल आ रहे हैं। हमने बिजली का बिल 100 रुपए किया था, किसानों का बिजली का बिल आधा किया था, वृद्धावस्था पेंशन हमने डबल की थी, गरीब कन्याओं के विवाह की राशि 51,000 की थी, मेट्रो ट्रेन हमने का उद्घाटन कर दिया था, काम शुरू कर दिया था, राम वन पदगमन का काम शुरू कर दिया था, महाकाल मंदिर का पैसा दे दिया राम पांडे जी, था। फिर हर जगह से सरकार क्यों खिसकती जा रही है कांग्रेस की, जब कांग्रेस ने इतना काम किया तो? जी, एक ही कारण है उसका, जनता को पता है कि ये सब समस्याएं केवल यदि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो वह हिंदुस्तान पाकिस्तान के कारण। जब चुनाव होता है तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, कहीं बम फोड़वा देते हैं, कहीं आतंकवादी घटना कर देते हैं, पूरे देश को हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों को देशद्रोही कहते हैं, यहाँ तक अब हिंदुओं को भी देशद्रोही कहते हैं, पूरे विपक्ष के हिंदुओं को देशद्रोही कहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप कैसे जीते थे? जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप कैसे जीते थे राम पांडे जी? जब कांग्रेस की सरकार थी इतने सालों से, तब आप कौन से मुद्दे को लेकर जीते थे? चलिए, तो हिंदू मुस्लिम कांग्रेस को करते हैं। जीतने के लिए 10 गुना मेहनत करना पड़ती है, केवल इनको तो भारत पाकिस्तान बोलना है। कांग्रेस को घर जाकर आदमी को समझाना पड़ता है, तब कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस की मेहनत जहां 10 गुना हो जाती है तब कांग्रेस जीत पाती है। इन्हें तो केवल दंगे करवाना है। ये हिंदुओं को, अब बताइए हिंदुओं का चेहरा कौन थे? विनय कटियार, उनको ये देशद्रोही बोलते हैं। हिंदुओं का चेहरा कौन थे? प्रवीण तोगड़िया, उनको ये देशद्रोही बोलते हैं। हिंदुओं का चेहरा कौन थे? अशोक सिंघल, उनको देशद्रोही बोलते हैं। आडवाणी को बर्फ पे लगा रखा है, आडवाणी जी की कितनी बेइज्जती की जा रही है, उमा भारती जी की कितनी बेइज्जती की जा रही है। तो ये लोग केवल चुनाव जीत रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कहीं भी बम फोड़वा देते। आज बताओ, ये मध्य प्रदेश में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चलेगा राम पांडे जी, जो 4 सीटों पर हो रहे हैं यहाँ तो नहीं चल पाएगा आई थिंक हिंदू मुस्लिम। नहीं चलता है, यहाँ भी चलता है। तो ये दमोह सीट पर क्यों नहीं चला फिर? चलता है, दमोह में भी चला था। यदि हिंदू मुस्लिम नहीं चले तो चलिए, राम पांडे जी गुलरेज जी की और कर लेते, शायद वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं चलेगा उस दिन इनकी जमानत जब्त हो जाएंगी। हिंदुस्तान में चलिए राम पांडे जी, एक सेकंड। राम पांडे जी, आपको मौका दिया ना मैंने बोलने का, आपको मौका दिया मैंने। अब इनसे मैं पूछ लेती हूँ कि आखिर इतने सारे लोग, जो इतने सारे वर्ग है वो क्यों धरना दे रहे हैं, आखिर क्यों धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं? गुलरेज जी, पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। राम पांडे जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर तमाम तरह के जो वर्ग है, आंगनवाड़ी की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, आखिर ये क्यों मजबूर हो रहे हैं धरना देने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो राम पांडे जी ने बड़ी खूबसूरती से सभी बातों को बदल दिया। आज हमारा मौजूद कहाँ था और आपको तक उन्होंने ट्विस्ट कर
प्रवक्ता की क्वालिटी होती है, अच्छे प्रवक्ता है इस राय पे। देखिए इन्होंने तमाम बातें झूठ बोली। इन्होंने बोला कि हमने कब विनय कटियार जी को बोला कि वो देशद्रोही है, हम किस मुसलमान को देशद्रोही बोलते हैं, हमने कब अशोक सिंघल जी को देशद्रोही बोला। ये सब फिजूल की बातें, मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे। इन्होंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बेसिकली सामने रख दी। ये बोलना ये चाहते हैं कि इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि उरी में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसको इन्होंने झूठा बताया। इन्होंने बालाकोट में जो हमने एयर स्ट्राइक की थी इन्होंने उसको चुनावी चीज बताया, उसको झूठा बताया। जो हमारे शहीद हुए थे 40 जवान सीआरपीएफ के, उनकी शहादत को इन्होंने झूठा बताया कि बम फुटवाते हैं, इस प्रकार की बातें कर करके। तो ये कांग्रेस की बेसिक आइडियोलॉजी है। बट आप समझिए, जब भी देश की बात आती है ना, ये विदेशी शक्तियों के साथ खड़े होते हैं। जब डोकलाम में हमारी सेना खड़ी थी चीन के सामने, तो इनका शहजादा चला गया था चाइनीज एनवॉय के पास, और इनके प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने झूठ बोला कि नहीं गए। अंततों का तो क्या हुआ, जब चाइनीज वेबसाइट से फोटो जारी कर दी तब इसके मुंह पर टेप लग गया। तो ये ऐसी आइडियोलॉजी को प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां तक बात है, देखिए ये बात सच है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था खराब है, पूरी दुनिया की खराब है, केवल हमारे देश की नहीं है। उस वजह से बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन फिर भी जनता जानती है कि सरकारें किस अच्छी तरह से काम कर रही हैं। हम 24 आवर्स में से 25 आवर्स कोशिश कर रहे हैं कि काम करें। यदि एक संडा और एक्स्ट्रा बना सकते होते तो वो भी बनाते, ताकि इस प्रदेश की, इस देश की जनता को लाभ मिल सके। लेकिन गुरनेश जी, फिर दमोह चुनाव क्यों हार गए? दमोह चुनाव क्यों हार गए? क्या कारण समझ रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि चुनाव जीतने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं और हारने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, और संगठन उन सब का मूल्यांकन करता है ताकि अगले चुनाव में वो चीज रिपीट नहीं हो सके। हमने डेफिनेटली इसका भी मूल्यांकन किया है, क्या कमियां थी, और अगले जो उपचुनाव आएंगे उसमें वो कमियां नहीं होंगी, हम जीतेंगे। किस आधार पर गुरनेश जी आप जीत रहे हैं, उसके बाद मैं राम पांडे जी की ओर रुख करूंगी। ये जो 3 विधानसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच? क्योंकि दमोह में हार मिली है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है, शायद आप कह रहे हैं कि मूल्यांकन किया जाएगा और हम जीत रहे हैं। तो किन आधारों पर जीत रहे हैं और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं इन चारों ही सीटों पर बीजेपी के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि निमाड़ की नैया नंदू भैया कहा जाता था। निमाड़ की सीटों पर चुनाव है और निमाड़ की नैया नंदू भैया भाजपा नहीं कहती थी, निमाड़ के लोग कहा करते थे, क्योंकि इतना सौम्य व्यवहार था, इतने सकारात्मक दृष्टिकोण था, इतना ज्यादा काम किया था। तो उसी मार्ग पर चलते हुए वही जो डेवलपमेंट का काम था, सभी समुदाय के सभी वर्गों के लोगों को गले लगाने का काम था, वो जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने का नंदू भैया का तरीका था, वही हमारा मंत्र है और उसी मंत्र के उच्चारण से हम चुनाव को जीतेंगे। चलिए राम पांडे जी की ओर रुख करूं। राम पांडे जी, क्या मुद्दे होंगे कांग्रेस के पास? क्योंकि दमोह उपचुनाव की जो सीट थी वो तो आप जीत गए और काफी अच्छी जीत आपको हुई है, लेकिन ये 4 सीटों पर जो अभी हम ये विवाद देख रहे हैं चुनाव से पहले, लेकिन क्या कुछ मुद्दे कांग्रेस के पास होंगे? क्योंकि आपने कहा कि जनता जान चुकी है और दमोह की तर्ज पर आप चारों ही जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, हमने ऐसा नहीं कहा, हम तो हर जगह मेहनत करते हैं। दमोह में भी मेहनत की, हर जगह मेहनत की। यही कहते थे कि दमोह चुनाव हम जीत रहे हैं और कांग्रेस की हर बूथ पर जमानत जब्त हो जाएगी। तो दमोह में ये झूठे साबित हुए। और ऐसे झूठ पर मुझे याद आया, नंदू भैया जी ने भारतीय जनता पार्टी के ट्रेनिंग सेशन में कहा था कि आप लोग उसी तरह से झूठ बोलो जिस तरह से आलू से सोना बनाने वाली मशीन पर आप लोगों ने झूठ बोला था। ये नंदू भैया का स्टेटमेंट था। फिर ये वंशवाद का विरोध करते हैं तो नंदू भैया के बेटे का नाम भारतीय जनता पार्टी से क्यों चल रहा है? हमेशा ये वंशवाद की राजनीति पर आते हैं, वहां से नाम यदि सबसे ज्यादा चल रहा है तो नंदू भैया के बेटे का चल रहा है। फिर मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय महंगाई का और बेरोजगारी का। इन महंगाई और बेरोजगारी से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए। आप क्या क्या देने वाले हैं जनता को अगर चारों सीटों पर जीतते हैं? तो आप मुझे ये बता दीजिए। अभी हम पेट्रोल पर बात कर रहे थे, बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, इतने सारे वर्ग नाराज है जो धरने पर बैठा हुआ है। अब कांग्रेस जनता को क्या देगी? चलिए, बीजेपी ने तो कुछ नहीं दिया, आप कांग्रेस इन चारों सीटों पर क्या देगी अगर जीतती है तो? इन चारों सीटों से एक सरकार तो कोई कांग्रेस के बनेगी नहीं, लेकिन जनता ये बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को कि हम कांग्रेस को इसलिए जिता रहे हैं कि आप अपनी नीति सही कर लो, सोच अच्छी कर लो, विचार अच्छे कर लो, जनता के मर्म को समझो कि जनता महंगाई से मर रही है, जनता बेरोजगारी से मर रही है, आप सुधर जाओ। कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, तो हमें बिजली के बिल का पता ही नहीं चलता था कि कब बिजली का बिल देना है।
मध्य प्रदेश में उद्योगों को लाने का वातावरण जो तैयार किया था, कमलनाथ जी ने किया था, उनके व्यक्तिगत संबंध थे, पूरी दुनिया से उद्योग आ रहे थे। 15 साल में ये 15 इन्वेस्टर मीट कर चुके हैं, हजारों करोड़ों रुपया बर्बाद कर चुके हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में कोई नौकरी करने नहीं आता। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी छात्र जो हैं पढ़ाई करने के बाद बेंगलोर और पुणे और दिल्ली बॉम्बे में नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे तो रहेंगे ही, अभी कुछ मुद्दे और जुड़ जाएंगे, जैसे कि संसद में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है, ये केंद्र सरकार ने कहा है। मतलब मध्य प्रदेश की सारी जनता को झूठा साबित कर दिया, मध्य प्रदेश के सारे डॉक्टर्स को झूठा साबित कर दिया, मध्य प्रदेश की सारी मीडिया को झूठा साबित कर दिया कि ये कौन सा मुद्दा होने वाला है राम पांडे जी आपका जी। जीत का? ये कौन सा मुद्दा है ऑक्सीजन की कमी? मतलब जनता को मरने दें, 2 लाख लोग मर गए, इनको 20 लाख लोगों को और मारने का लाइसेंस चलिए इसका जवाब गुररेज जी फटाफट मारने दीजिए। के लिए छोड़ दिया जाए। गुररेज जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय मेरे पास बहुत कम है। संसद की बात इन्होंने उठाई और तमाम तरह के मुद्दे बताए हैं जो कि इनके होने वाले आने वाले समय में। देखिए, इनको सब बातें करने दीजिए, इनके करने से कुछ नहीं होता। बातें आज की तारीख में आप देखिए कि केसेस कहाँ से बढ़ रहे हैं। आज 40,000 प्लस केसेस आए हैं, उसमें 3/4 जो केसेस है 70% के आसपास 2 राज्यों से आ रहे हैं। केरला जिसमें इनके दोस्तों की सरकार है, वाम की सरकार है, और दूसरा महाराष्ट्र जिनमें इनकी खुद की सरकार है। और फिर ये बातें करेंगे तो इनको जितना झूठ बोलना है बोलने दीजिए। ये पिछली बार भी कोरोना फैला था, कहाँ से फैला था? केरला और महाराष्ट्र से पूरे देश में फैला था। अभी वापस वही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ भी कहते रहे, जनता सब देख रही है किसका मिसमैनेजमेंट है, कौन देश को परेशान करना चाहता है और कौन देश को झूठ बोल रहा है। हम तो अपनी बातें लेकर जाएंगे, विकास का मुद्दा, जन कल्याण का मुद्दा, देश में प्रगति करने का मुद्दा वह लेके जाएंगे। इनको सारी नकारात्मक बातें करने दीजिए, क्योंकि जिसके घर के अंदर कला होती है ना, उसके मन से, उसके मस्तिष्क से नकारात्मक बात ही निकलती है, वही राम जी के मुंह से निकल रही है। राम पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत कम है, आप काफी समय से मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातों को सुनकर। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जो महंगाई जो बढ़ती है वो बढ़ती है भ्रष्टाचार और घोटालों से। इसका मतलब देश में भयानक भ्रष्टाचार चल रहा है, भयानक घोटाले चल रहे हैं। बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि न तो सीबीआई जांच करना चाहती है, न ईडी, न इनकम टैक्स। सबके ऊपर पेगासस और लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पैसा पेगासस की जासूसी चल रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की जासूसी करके हम क्या करेंगे, वो खुद अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। ये आपकी भी जासूसी कर रहे हैं, मीडिया की भी जासूसी कर रहे हैं, पत्रकारों की भी जासूसी कर रहे हैं, महिलाओं की भी जासूसी कर रहे हैं, महिलाओं के बेड में झांक रहे हैं, महिलाओं के बाथरूम में झांक रहे हैं, उसमें कैमरा लगा है, उसके माध्यम से ये सबकी जासूसी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जासूसी, सेना की जासूसी। चलिए समय बहुत कम था। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें अब कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हो गया है चुनाव से पहले ही। जहां अरुण यादव सिंगल नाम की बात कर रहे हैं, वहीं शेरा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी, उनकी पत्नी के लिए टिकट की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। अब यदि सर्वे होता है तो किसके पास टिकट जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर सर्वे में अरुण यादव का नाम नहीं आता है तो क्या, जिस तरह से दमोह में बीजेपी की हार हुई है जयंत मलिया की नाराजगी के चलते, क्या अरुण यादव अगर नाराज होते हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।